हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से देख रहे थे और फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू किए थे जिसका मतलब कि 17 पार्ट तक अपलोड कर दिया गया है। बहुत लंबा वीडियो है, बहुत लंबा चैप्टर है, 126 पेज का चैप्टर है और अभी हम लोग मतलब कि 100 से ऊपर पहुंच गए हैं, 145 तक, ठीक है। और अभी इसके पहले हम लोग भूमि संसाधन, जल संसाधन ये सब कंप्लीट करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज हम लोग कल पढ़ लिए थे एक मतलब कि इससे प्रीवियस वीडियो जो था उसमें शक्ति संसाधन यानी ऊर्जा संसाधन शुरू किए थे और शक्ति संसाधन में हम लोग देख लिए थे कि कितने मतलब किस किस प्रकार के शक्ति संसाधन और कैसे क्लासिफिकेशन उसका हुआ है। उसके बाद कोल यानी कोयला के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे, कितने प्रकार के कोयला मतलब वर्गीकरण इसका देखे थे, 4 प्रकार का वर्गीकरण। उसके बाद देखे थे गोंडवाना समूह का कोयला झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कितना है और ये सब हम लोग देख चुके थे। आज हम लोगों को देखना था टर्सरी कोयला क्षेत्र, ठीक है। टर्सरी युग में बना कोयला नया व एवं घटिया किस्म का होता है। तो जो गोंडवाना किस्म का था वो बहुत पुराना था, ठीक है, 20 करोड़ साल पुराना था, तो वह बहुत पुराना था, इसलिए बहुत बढ़िया किस्म का कोयला था। लेकिन टर्सरी कोयला क्षेत्र जो है, टर्सरी युग में बना कोयला नया एवं घटिया किस्म का होता है। यह 5.5 यहाँ हम लोग पिछले क्लास में देखे भी थे टर्सरी। और देखिए लिखा हुआ है गोंडवाना समूह और टर्सरी समूह। गोंडवाना समूह में अगर आप देखेंगे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब यह बना था। जबकि टर्सरी समूह में देखेंगे सेकंड लाइन में तो यह 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है, ठीक है। तो यह नया है टर्सरी समूह का कोयला और यह घटिया किस्म का कोयला है। यह कोयला मेघालय में दादगिरी, चेरापूंजी, लेता रेग्यू, माओलोंग और लांगरिन क्षेत्र से निकाला जाता है। ऊपरी असम में माकूम, जयपुर, नजीरा आदि कोयले के क्षेत्र हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक और नामरुक कोयला क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में कालाकोट से कोयला निकाला जाता है। तो यह कुछ क्षेत्र है, उसको याद रखिएगा। पहले तो टर्सरी कोयला जो है वह मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और इस जम्मू कश्मीर, इन सब जगहों से निकाला जाता है। तो मेघालय के दादगिरी, चेरापूंजी, लेत रिग्यू, माओलोंग और लांगरिन क्षेत्र से निकाला जाता है। ऊपरी असम में माकूम, जयपुर, नाजीरा आदि कोयले के क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक और नामरुक कोयला क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर में कालाकोट से कोयला निकाला जाता है। तो यह कुछ क्षेत्र है, उसको 2-3 बार ये से पढ़ लेना है। मेघालय में दादगिरी, चेरापूंजी, लेत रिग्यू, माओलोंग, ठीक है, और लागरिन। असम की बात करें, माकूम, जयपुर, नाजीरा आदि कोयले के क्षेत्र हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचिक और नामरुक कोयला क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में कालाकोट कोयला क्षेत्र, ठीक है। अब आ जाते हैं लिग्नाइट कोयला क्षेत्र, ठीक है। लिग्नाइट कोयला क्षेत्र यह एक निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें नमी ज़्यादा तथा कार्बन की मात्रा कम होती है, अतः धुआं अधिक देता है। लिग्नाइट कोयले का भंडार मुख्य रूप से तमिलनाडु से लिग्नाइट बेसिन में पाया जाता है। यहाँ देश का 94% लिग्नाइट कोयले का सुरक्षित भंडार है। यहाँ नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड कोयले का खनन करती है। यह कोयला राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो लिग्नाइट कोयला जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा नमी होने के कारण वह एक कार्बन का कम मात्रा होता है, अतः थोड़ा सा घटिया टाइप का होता है, धुआं अधिक देता है। लिग्नाइट कोयले का भंडार मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन में पाया जाता है। यहाँ देश का 94% लिग्नाइट कोयले का सुरक्षित भंडार है, लेकिन यहाँ नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड कोयले का खनन करती है।
तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्र है, 94% कोयला का भंडार, मतलब लिग्नाइट कोयले का भंडार जो वहीं पर है, और नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड कोयले का खनन करती है। इसके अलावा मतलब तमिलनाडु के अलावा और कहाँ पर है, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर में भी यह कोयला पाया जाता है। तो लिग्नाइट कोयला ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में है, 94% सबसे ज़्यादा वहीं पर है। घटिया कोयला होता है, निम्न कोटि का, नमी ज़्यादा होती है, कार्बन कम होता है। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यह कोयला राजस्थान, गुजरात एवं जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। यह कोयला कहाँ पाया जाता है? यह कोयला राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पेट्रोलियम के बारे में बताया गया है, आपको धुंधला दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। पेट्रोलियम शक्ति के समस्त साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन है। पेट्रोलियम शक्ति के समस्त साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र बिना इसके बिना अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता। पेट्रोलियम शक्ति के स्रोत के साथ साथ अनेक उद्योगों का कच्चा माल भी है। इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक आदि बनाए जाते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ याद रखते हैं। गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक आदि बनाए जाते हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुमान के अनुसार भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कुल भंडार 17 अरब टन है। कितना है? 17 अरब टन है। भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम उत्पादन करता है। पूरे विश्व का जो यह 17 अरब टन भंडार है, ये तो भंडार है, लेकिन उत्पादन कितना करता है? भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। भारत में प्रथम बार 1866 में ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए। सबसे पहले 1866 में ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए। 1890 में डिगबोई क्षेत्र में तेल मिल गया था। 1890 में डिगबोई क्षेत्र में तेल मिल गया था। 1959 में खंभात के तेल क्षेत्र की खोज हुई। 1975 में मुंबई हाई में तेल का पता चल गया। इसके बाद भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि होने लगी। तो फैक्ट्स क्या क्या याद रखना है आपको? कुल भंडार कितना है? 17 अरब टन। हम लोग उत्पादन कितना करते हैं? विश्व का केवल 1%। सबसे पहली बार भारत में 1866 में ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए। 1866 में ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए। 1890 में डिगबोई क्षेत्र में तेल मिल गया था। 1890 में डिगबोई क्षेत्र में तेल मिल गया था, ठीक है। 1866 में असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए। 1890 में डिगबोई क्षेत्र में तेल मिल गया था। 1959 में खंभात के तेल क्षेत्र की खोज हुई और 1975 में मुंबई हाई के तेल का पता लगा। तो यह जो जितना भी बात मतलब ईयर बताए हैं, 1866 में असम में, ठीक है, 1890 में डिगबोई में, 1890 में डिगबोई में और 1859 में खंभात में, 1959 में 1959 में खंभात में और 1975 में मुंबई हाई, ठीक है। तो यह सारा याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 17 अरब टन, ये भी याद रखिएगा। आगे है तेल क्षेत्रों का वितरण। चलिए, मुख्यतः 5 शायद तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, मुंबई क्षेत्र। अच्छा आगे देखते हैं।
पहले उत्तर पूर्वी क्षेत्र देख लेते हैं। यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यानी कि ये असम की बात कर रहा है, असम साइड की मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र। यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ 1866 में तेल के लिए खुदाई शुरू हुई थी। ये असम क्षेत्र की बात कर रहा है। लगभग एक शताब्दी तक यह भारत का एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। ऊपरी असम घाटी और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि के विशाल तेल क्षेत्र इनके अंतर्गत आते हैं। तो उधर का जितना भी एरिया है, असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यह क्षेत्र के महत्वपूर्ण उत्पादक डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर आदि हैं। अरुणाचल प्रदेश का निगरू और नागालैंड का बोरहोल्ला तेल क्षेत्र उल्लेखनीय है। तो देखते हैं उत्तर पूर्वी प्रदेश में क्या है। ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यह तीन स्टेट है। उसमें से असम मतलब कि कुछ क्षेत्र उसके अंतर्गत, असम घाटी के क्षेत्र के अंतर देखते हैं डिगबोई, नहरकटिया, मोरान और रुद्रसागर। अरुणाचल प्रदेश में निगरू, नागालैंड में बोरहोल्ला क्षेत्र, ठीक है। तो याद रख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले कुआं कब खोदा गया था? उत्तर पूर्वी प्रदेश में 1866 में। असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड 3 क्षेत्र है। असम घाटी में अगर हम देखें तो डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर आदि। डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर। अरुणाचल प्रदेश में निगरू और नागालैंड में बोरहोल्ला तेल क्षेत्र उल्लेखनीय है। गुजरात क्षेत्र, अब हम लोग दूसरा क्षेत्र देखते हैं। 3 क्षेत्र बताया गया था, तो इसमें दूसरा है। 3 बताया गया था कि 5 बताया गया था? 5 बताया गया था, सॉरी। तो हाँ 5 है, ठीक है। गुजरात क्षेत्र में, यह क्षेत्र खंभात के बेसिन तथा गुजरात के मैदान में विस्तृत है। यहाँ पहली बार 1858 में तेल का पता लगा, ठीक है। 1858 में तेल का पता लगा। इससे मुख्यतः उत्पादक अंकलेश्वर, कलोल, नवगांव, किसांबा, मेहसाना, तो यह सब उत्पादक क्षेत्र है। अंकलेश्वर, कलोल, नवगांव, कोसांबा, मेहसाना। अंकलेश्वर, कलोल, नवगांव, कोसांबा, मेहसाना। 1858 में गुजरात क्षेत्र में खंभात में तेल मिला था, ठीक है। अब मुंबई क्षेत्र देख लेते हैं। यह क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यह क्षेत्र मुंबई तट के 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यहाँ 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। यह समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया। एक बार और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है, जो एक जलयान है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। तो यह जो सागर सम्राट जो यहाँ पर हम लोग देखें, सागर सम्राट नाम का एक मंच बनाया गया है, जो एक जलयान है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। यहाँ 80 करोड़ टन तेल के भंडार का अनुमान है। कितना हम लोग जानते हैं? 80 करोड़ तेल के भंडार का अनुमान है। यहाँ का कच्चा तेल पाइप द्वारा स्थल पर पहुँचाकर परिष्कृत किया जाता है। यहाँ का कच्चा तेल पाइप द्वारा स्थल पर पहुँचाकर परिष्कृत किया जाता है। इस क्षेत्र से 2004-05 में 22,424,000 टन तेल का उत्पादन हुआ, जो भारत के कुल उत्पादन का 66% है। तो इस क्षेत्र से 2004-05 में 22,424,000 टन तेल का उत्पादन हुआ, जो कि भारत के कुल उत्पादन का 66%। ये सब इतना डेटा याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि मुंबई है। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि मुंबई है से
पूरा ही हम आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से। उत्तर पूर्वी क्षेत्र से अगर हम बात करें, पहले तो 5 उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 1866 में तेल की खुदाई शुरू हुई, और 3 क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ऊपरी असम घाटी की अगर हम बात करें तो डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर ये क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश में निगरू और नागालैंड का बोरहोला तेल क्षेत्र उल्लेखनीय है। ठीक है, तो बोरहोला आप लिख लीजिएगा। ये जो फैक्ट्स बता रहे हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इसको रटना नहीं है, लेकिन 1-2 बार पढ़ते रहना, ताकि एग्ज़ाम में ये सब नाम अगर दे दे, गलती से पूछ ले। बीपीएससी एग्ज़ाम में इसी तरह से लाइन बाय लाइन कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है, तो अगर दे दे तो आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, आउट ऑफ सिलेबस लगेगा, पर ये यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो ये सब क्षेत्र बस आप लिख लीजिए। अब आते हैं गुजरात के खंबात खाड़ी की बात करें। खंबात के बेसिन में गुजरात तथा मैदान, यहाँ पर आपको इतना याद रखना है 1958 में तेल का पता लगा था। और अंकलेश्वर, कलोल, नवगांव, कोसाबा, मेहसाना। ठीक है, अंकलेश्वर, कलोल, नवगांव, कोसाबा, मेहसाना यह क्षेत्र है। उसके बाद मुंबई हाई क्षेत्र, यह क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। मुंबई हाई क्षेत्र, यह क्षेत्र मुंबई तट के 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यहाँ 1975 में यह कार्य शुरू हुआ था, तो 176 किलोमीटर की दूरी पर है उत्तर पश्चिम दिशा में, ये याद रख लीजिए। 1975 में तेल का खोजा गया, तो उसका सागर सम्राट मंच याद रखिएगा, सागर सम्राट मंच। ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत है। 80 करोड़ टन तेल का भंडार मिला है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, इस क्षेत्र के दक्षिण एक और तेल क्षेत्र का पता चला है, जिसका भंडार मुंबई हाई से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये चलिए कोई बात नहीं। अब और देखते हैं यहाँ पर कौन सा है, पूर्वी तट क्षेत्र। पूर्वी तट क्षेत्र यह कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के बेसिन तथा मुहाने के समुद्र क्षेत्र में फैला हुआ है। नारीमनम और ये शायद कोविल तपल। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मतलब धुंधला भी दिख रहा है और थोड़ा कठिन शब्द है। नारीमनम और कोविलतपल। ठीक है, कोविलतपल कावेरी प्रदेश के मुख्य तेल क्षेत्र हैं। कुछ समय पूर्व गोदावरी कृष्णा क्षेत्र में भी तेल की खोज हुई है। तो पूर्वी तट क्षेत्र में कौन सा एरिया आ जाए, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी बेसिन के बीच में है, समुद्र के मुहाने में। ठीक है, सॉरी मतलब कि मुहाने के समुद्र क्षेत्र में फैला हुआ है। और नारीमनम और कोविल देख लीजिए क्या भी है, कावेरी प्रदेश के मुख्य तेल क्षेत्र हैं। कुछ समय पूर्व गोदावरी कृष्णा क्षेत्र में यह तेल की खोज हुई है। अब आ जाते हैं कौन सा क्षेत्र है, यह थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाड़मेर बेसिन या ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। यह बेसिन के मंगला तेल क्षेत्र से सितंबर 2009 से उत्पादन शुरू हो गया है। यहाँ प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। 2012 तक यह क्षेत्र भारत का 20% पेट्रोलियम उत्पादन करता था। 2012 तक 20% पेट्रोलियम। बाड़मेर क्षेत्र की बात करा, बाड़मेर बेसिन। ठीक है, तो यह बेसिन जो है मंगला तेल क्षेत्र से, इस बेसिन के मंगला तेल क्षेत्र से सितंबर 2009 से उत्पादन शुरू हुआ है। प्रतिदिन यहाँ से 56,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है, और 2012 तक यह क्षेत्र भारत का 20% पेट्रोलियम का उत्पादन करेगा। ठीक है, करेगा मतलब क्या, 2012 तक यह क्षेत्र भारत का 20% पेट्रोलियम उत्पादन करेगा। तो आपको कुछ बात याद रख लेना। पहले तो यह 5 जो एरिया है उसको याद रख लीजिए। ठीक है, 5 एरिया मतलब कि उत्तर पूर्वी प्रदेश, गुजरात क्षेत्र। ठीक है, मुंबई है, यह कब बना यह भी नोट डाउन कर लीजिए।
उसके बाद पूर्वी तट प्रदेश और बाड़मेर बेसिन, ठीक है। बाकी कब कब शुरू हुआ है या थोड़ा बहुत देख लीजिए। उसके बाद आता है और क्या है, टिन परिष्करण, पता नहीं, चलिए आगे पढ़ते हैं, पता चल जाएगा इससे कि क्या लिखा हुआ है। कुओं से निकाला गया कच्चा तेल अपरिष्कृत एवं अशुद्ध होता है, अतः उपयोग के पूर्व उसे तेल शोधक कारखानों में परिष्कृत किए जाने के लिए तेल परिष्करण लिखा हुआ है, शायद तेल परिष्करण, ठीक है। तो कुओं से निकाला गया कच्चा तेल अपरिष्कृत और अशुद्ध होता है, अतः उपयोग के पूर्व उसे तेल शोधक कारखानों में परिष्कृत किए जाना आवश्यक होता है। उसके बाद ही डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, स्नेहक पदार्थ तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त होती है। 1901 ईस्वी में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थापित हुआ। तो याद रखिएगा 1901 में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वह असम के डिगबोई में स्थापित हुआ। 1954 ईस्वी में दूसरी परिष्करणशाला मुंबई में स्थापित की गई। इसके बाद तेल शोधन में भारत ने काफ़ी विकास किया। आज देश में 18 तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रही है। तो सबसे पहले 1901 में असम के डिगबोई में, उसके बाद 1954 में दूसरा मुंबई के पास, ठीक है, मुंबई में स्थापित किया। अभी कितना है, 18 है। तो यह आपको याद रखना, 1901 में डिगबोई में, 1954 में मुंबई में और 18 तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रही है। आते हैं प्राकृतिक गैस पर। प्राकृतिक गैस हमारे वर्तमान जीवन में बड़ी तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनता जा रहा है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में, मशीनों को चलाने में, विद्युत उत्पादन में, खाना पकाने में तथा मोटर गाड़ियां चलाने के लिए किया जा रहा है। भारत में एक अनुमान के अनुसार प्राकृतिक गैस की सिंचित राशि 700 अरब घन मीटर है। वर्ष 1984-85 में कुल उत्पादन 723 करोड़ घन मीटर था, जो कि 2004-05 में बढ़कर 3082 करोड़ घन मीटर हो गया है। प्रायः पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र से ही प्राकृतिक गैस भी मिलते हैं। 1984 में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना देश के प्राकृतिक गैसों के परिवहन, वितरण एवं विपणन हेतु किया गया, जो कि 5340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा देश भर में फैले उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो प्राकृतिक गैस से मोटर गाड़ियाँ चलती है, ठीक है। नेचुरल गैस आप लोग सुने होंगे। तो यह थोड़ा बहुत इसमें डेटा दिया हुआ, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। बस आप इतना याद रखिए, 1984 में प्रायः पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र प्राकृतिक गैस से ही निकलते हैं, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र से ही प्राकृतिक गैस भी निकलते हैं। 1984 में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो यह याद रख लीजिएगा, प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो यह 1984 में किया गया, ठीक है। स्थापना देश के प्राकृतिक गैस परिवहन, वितरण एवं विपणन हेतु 5340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन की शुरुआत की गई है। तो यह इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1984 में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना की गई, यह ज़रूर याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। कितना उत्पादन होता है उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन 1984 में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना की गई। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति की बात हो रहा है, ठीक है। विद्युत शक्ति ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत वर्तमान विश्व में विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का एक सूचकांक माना जाता है। प्रवाहमय जल स्रोत से उत्पन्न शक्ति को जल विद्युत कहते हैं। जब जल से विद्युत को पैदा किया जाता है तो जल विद्युत कहते हैं। जब विद्युत के उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग किया जाता है तो उसे ताप विद्युत कहते हैं। जब कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का यूज करते हैं बनाने के लिए तो ताप विद्युत कहते हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन आणविक खनिजों या विखंडन से भी किया जाता है, या परमाणु विद्युत की बात करें, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर से उसके बाद उसको किया जाता है, जिसे परमाणु विद्युत कहा जाता है। यह भी ताप विद्युत का ही एक रूप है। हाँ, इसमें भी ताप तो मतलब ऊष्मा तो होता ही है, लेकिन ठीक है, इसको परमाणु विद्युत कहते हैं, ठीक है। चलिए जल विद्युत देखते हैं। जल विद्युत के बारे में, परंपराओं से जल का प्रयोग शक्ति संसाधन के रूप में किया जाता रहा है।
प्रारंभ में जल से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पवन चक्कियों द्वारा की जाती थी, किंतु 20वीं सदी में सीमेंट डायनेमो तथा पोर्टलैंड सीमेंट द्वारा नदियों को बांधने की प्रक्रिया का आविष्कार ने जल विद्युत के विकास को तीव्रतर बना दिया। तो 20वीं सदी में क्या हुआ, सीमेंट आ गया, डायनेमो तथा पोर्टलैंड सीमेंट के द्वारा नदी में बांध बनाया जाने लगा और उसके आविष्कार से जल विद्युत के विकास तीव्रतर बन गया। जल एक अक्षयशील एवं अक्षयशील मतलब कि ख़त्म ना होने वाला एवं नवीकरणीय संसाधन है, जिससे उत्पन्न शक्ति प्रदूषण मुक्त होती है। ठीक है, तो अक्षयशील यानी जल ख़त्म नहीं होगा, क्षय नहीं होता है उसका उपयोग करने के बाद, मतलब वह ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, जितना है पृथ्वी पर वो हमेशा रहता है। यहाँ वो होता है कि पीने योग्य हो, कभी नहीं हो, मतलब खारा पानी हो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जल जितना है उतना ही रहता है। अक्षयशील है एवं नवीकरणीय संसाधन है, जिससे उत्पन्न शक्ति प्रदूषण मुक्त होती है। जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदी में प्रचुर जल की राशि, नदी मार्ग में ढाल, जल का तीव्र वेग, प्राकृतिक जल प्रपात का होना अनुकूल भौतिक दशाएं हैं जो पर्वतीय एवं हिमानीकृत क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमानीकृत क्षेत्र मतलब जहाँ से हिमानी गिरती है। ठीक है, हिम गिरता है। इसके उत्पादन की आर्थिक दशाएं जैसे सघन औद्योगिक विकास, वाणिज्यिक विकास एवं आबादी क्षेत्र जैसे बाजार, पर्याप्त पूंजी निवेश, परिवहन के साधन, प्राविधिक ज्ञान एवं ऊर्जा के अन्य स्रोत का अभाव प्रमुख है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए नीचे देखते हैं। भारत में सन 1897 में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। तो अब आपसे यह जो इम्पोर्टेंट है इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि भारत में सन 1897 में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। तो कहाँ पर सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र का स्थापना हुआ, तो दार्जिलिंग में। इसके बाद कर्नाटक के शिवसमुद्रम में कावेरी नदी के जल प्रपात पर दूसरा जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। तो पहला हुआ दार्जिलिंग में, दूसरा हुआ कर्नाटक के शिवसमुद्रम के कावेरी नदी में। 1930 तक पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक आदि राज्यों में कई जल विद्युत संयंत्र स्थापित हो चुके थे। 1947 तक भारत में 508 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाने लगी। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत में पंचवर्षीय परियोजनाओं के तहत इस दिशा में सघन प्रयास किए गए। कई बहुउद्देशीय परियोजनाओं को संचालित किया गया ताकि विद्युत शक्ति का समुचित और शीघ्र विकास हो सके। तो एक दो बात जो याद रखना था, दार्जिलिंग में प्रथम विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में, दूसरा कहाँ पर लगाया गया, कर्नाटक के शिवसमुद्रम में कावेरी नदी जलप्रपात। उसके बाद और क्या याद रखना है कि ठीक है, नहीं आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि 1947 में भारत में 508 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाने लगा था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी वो दोनों ज़रूरी था, दार्जिलिंग में और शिवसमुद्रम में। ठीक है, आते हैं नीचे। वितरण एवं मुख्य जल विद्युत परियोजनाएं। चलिए देखते हैं, यही लिखा हुआ है, कुछ और है। नदियों पर बैराज बनाकर ऐसा उपाय करना जिससे सिंचाई के साथ बिजली उत्पादन करना, पनबिजली, बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी के कटाव रोकना, मछली पालना, नहर के निर्माण द्वारा यातायात सुविधा बढ़ाना और पर्यटन उद्योग हेतु रमणीक स्थानों का निर्माण आदि अनेक लाभ एक ही समय साथ साथ लिए जा सके तो ऐसी परियोजना बहुमुखी, बहुधंधी या बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। भारत में ऐसी मुख्य परियोजनाओं का अध्ययन जल शक्ति के वितरण पर प्रकाश डालते हैं। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बताया गया है। इसमें थोड़ा बॉक्स में देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं
विद्युत के यथार्थ स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर बना रहता है। विद्युत उत्पादन और उपभोग को यूनिट में बताया जा सकता है। एक यूनिट का अर्थ है 1000 वाट बिजली का 1 घंटे तक इस्तेमाल। तो यह थोड़ा सा याद रख ले, ऐसे तो यह फिजिक्स का चीज़ है, लेकिन ठीक है आपके ज्योग्राफी में दिया हुआ तो वहाँ से भी पढ़ लीजिए। एक यूनिट का अर्थ क्या होता है, पहले तो यूनिट में नापा जाता है, आप लोग घर में भी सुने होंगे, लेकिन एक यूनिट का अर्थ क्या होता है? 1000 वाट बिजली का 1 घंटे तक इस्तेमाल, मतलब 1000 वाट बिजली आपके घर में आ रहा है और उसको आपने 1 घंटे तक यूज़ किया, तो हम कहेंगे 1 यूनिट आपने यूज़ कर लिया। तो आगे अब हम लोग कल जो है भाखड़ा नंगल परियोजना, ये सब बहुउद्देशीय परियोजना जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। आज इतना काफ़ी है। जो फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं उसको आप नोट कर लीजिए और उसको बार बार दोहराया कीजिए, बस आपको रिवाइज कर लेना एक बारी, ठीक है। हर एक वीडियो से आप कोशिश कीजिए कि एक पेज में कुछ ना मतलब कि ये जो इम्पोर्टेंट रहता है उसको लिख लीजिए छोटे छोटे शब्दों में, जिससे आपको ध्यान रहे कि आपने क्या लिखा है, और उसको बार बार बस देखते रहिए, नहीं भी मतलब रटने का ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।